एक आदमी है, उसका नाम रख लेते हैं रमेश। रमेश की सैलरी है 60,000 रुपये महीना। हर महीने घर का खर्च, EMI, बच्चों की फीस, ये सब निकालने के बाद बचते हैं 8 से 10,000 रुपये। अब रमेश सोचता है यह पैसा कहाँ लगाऊं। उसका दोस्त कहता है यार स्टॉक्स में डाल, 1 साल में जस्ट डबल हो जाएगा। उसका भाई कहता है भाई PPF में डाल, सरकार की गारंटी मिलेगी। और रमेश वो कंफ्यूज होकर पैसा सेविंग अकाउंट में ही छोड़ देता है, जहां इंटरेस्ट मिलता है बस 2.7% की, जबकि इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ने का दर है 5% से ऊपर। यानी रमेश का पैसा टेक्निकली घट रहा है बिना उसे पता चले। यहीं से असली सवाल शुरू होता है। जब 2026 में मार्केट वॉलेटाइल है, इंटरेस्ट रेट बदल रहा है और हर तरफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट के दावे चल रहे हैं, तो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट कौन सी है और सबसे रिस्की कौन सी है? नमस्कार, मेरा नाम रघु है और आप देख रहे हैं खबर लोग का फाइनेंस सेगमेंट पैसों का चक्कर। आज हम बात करेंगे 2026 के सबसे सेफ और सबसे रिस्की इन्वेस्टमेंट की, नंबर्स के साथ, रियल एग्जाम्पल के साथ और बिना किसी जुमलेबाजी के। तो पहले बात करते हैं उस दुनिया की जहां नींद चैन से आती है, मतलब सेफ इन्वेस्टमेंट। सेफ इन्वेस्टमेंट का मतलब यह नहीं कि रिटर्न्स कम होगा। सेफ इन्वेस्टमेंट का मतलब है आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन डूबेगा नहीं, गवर्नमेंट की गारंटी होती है या फिर बैंक की। और 2026 में जब ग्लोबल मार्केट हिचकोले खा रहा है, यह गारंटी और भी वैल्यूएबल हो जाती है। सबसे पहला नाम आता है PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। PPF क्या है? सरकार की एक ऐसी स्कीम जहां आप हर साल 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हो। मार्च 2026 में PPF पर इंटरेस्ट रेट है 7.1% से 7.5% के बीच, कंपाउंडेड एनुअली, यानी हर साल आपके इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। लॉक इन पीरियड है 15 साल, लेकिन यही इसकी असली ताकत है। एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। अगर रमेश हर साल 1.5 लाख रुपए PPF में डालता है तो 7.5% के इंटरेस्ट रेट से 25 साल में उसका पैसा 50 लाख से ज़्यादा हो जाएगा, वो भी पूरी तरह टैक्स फ्री। हाँ, PPF पर मिला पैसा सेक्शन 80C के अंडर टैक्स डिडक्शन देता है और मैच्योरिटी अमाउंट पर 0 टैक्स लगता है। यह EEE कैटेगरी में आता है, एग्जैम्प्ट। यहीं से खेल शुरू होता है। ज़्यादातर लोग PPF को बोरिंग मानते हैं, लेकिन जो लोग PPF को बोरिंग मानकर छोड़ देते हैं, वो 25 साल बाद उन्हीं लोग के पास पैसे मांग रहे होते हैं जिन्होंने PPF में पैसा लगाया था। अब बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट की, जिसे लोग प्यार से FD भी कहते हैं। FD एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जहां आप बैंक या NBFC को एक फिक्स अमाउंट देते हो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, और उसमें आपका इंटरेस्ट गारंटेड होता है। टेन्योर और इंस्टीट्यूशन के हिसाब से 2026 में टॉप बैंक्स और NBFCs FD पर 6 से 9% तक का इंटरेस्ट आपको दे रहे हैं। उदाहरण के लिए समझते हैं, बजाज फिनसर्व जैसा NBFC 7.3% तक ऑफर कर रहे हैं। कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक तो 8 से 9% तक भी जा रहे हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। अगर रमेश 10 लाख रुपए 10 साल के लिए 7% FD में लगाए, तो मैच्योरिटी पर उसके पास होगा करीब 19,67,000 रुपए, वो भी बिना किसी रिस्क के। लेकिन FD में एक कैच है, इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से FD का इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। तो अगर रमेश 30% टैक्स ब्रैकेट में है तो रियल रिटर्न्स कम हो जाते हैं। यह वो बात है जो बैंक वाले ब्रोशर में बोल्ड नहीं करते हैं। धीरे धीरे अब बात करते हैं कुछ और गवर्नमेंट स्कीम की जो 2026 में बहुत पॉपुलर है। पहला SSY यानी सुकन्या समृद्धि योजना। यह स्कीम है बेटियों के लिए। इंटरेस्ट रेट है 8.2%। मार्च 2026 में फुल्ली गवर्नमेंट बैक्ड है और मैच्योरिटी अमाउंट टैक्स फ्री होता है। अगर घर में 10 साल से कम उम्र की बेटी है और पैसा 21 साल के लिए लॉक करना है, तो इस वक्त के लिए SSY शायद सबसे बेहतरीन और सेफ ऑप्शन हो सकता है। दूसरा है SCSS यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। यह 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए है। इंटरेस्ट रेट 8.2% क्वार्टरली पेएबल है, यानी हर 3 महीने में इंटरेस्ट आपके अकाउंट में आ जाता है। तीसरा है NSC यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। पोस्ट ऑफिस में मिलता है, 5 साल का लॉक इन, फिक्स इंटरेस्ट, सेक्शन 80C बेनिफिट है और लोन के कोलेटरल के रूप में भी यूज किया जा सकता है। चौथा है KVP यानी किसान विकास पत्र। इसमें पैसा एक निश्चित समय में डबल हो जाता है। 2026 में यह पीरियड करीब 115 महीने का है, यानी लगभग 9.5 साल। सरकार की गारंटी साथ में मिलती है। और पांचवा है POMIS यानी पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम।
इसमें एक बार लमसम डिपॉजिट करते हैं हम और हर महीने फिक्स इनकम आती है। ये रिटायरीज और फिक्स इनकम चाहने वालों के लिए बहुत सॉलिड ऑप्शन है। असल में इन स्कीम में एक कॉमन थ्रेड है, सरकार का मोहर। जब सरकार किसी स्कीम को बैक करती है तो डिफ़ॉल्ट यानी पैसा डूबने का रिस्क पार्शियली ज़ीरो हो जाता है। यही सेफ इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी पहचान होती है। लेकिन अब सवाल यह उठता है, अगर सेफ ऑप्शन इतने अच्छे हैं तो लोग रिस्की इन्वेस्टमेंट में क्यों जाते हैं? जवाब सिर्फ एक है, रिटर्न्स। पीपीएफ देता है 7.5%, एफडी देता है 7 से 9% के बीच में। उनमें से कुछ ने 5 साल में 3 से 5 गुना तक रिटर्न कमाए, लेकिन कुछ ने अपना सब कुछ खो भी दिया है। यहीं से खेल बदलता है। अब बात करते हैं उस दुनिया की जहां रातें लंबी होती है, मतलब रिस्की इन्वेस्टमेंट। और सबसे पहला नाम डायरेक्ट स्टॉक, यानी सीधे इक्विटी मार्केट में पैसा लगाना। स्टॉक एक ऐसी एसेट क्लास जहां आप किसी कंपनी की ओनरशिप का एक हिस्सा खरीदते हैं। अगर कंपनी ग्रो करती है, आपका पैसा बढ़ता है। अगर कंपनी डूबती है, आपका पैसा भी डूबता है। 2026 में इंडियन स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल रहा। ग्लोबल टेंशन, इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स और डोमेस्टिक इकोनॉमिक फैक्टर सब मिलके मार्केट को अनप्रेडिक्टेबल बना रहे हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। 2020 में जिसने निफ्टी 50 में मार्च के लोएस्ट पॉइंट पर पैसा लगाया, उसने अगले 2 साल में 100% से भी ज़्यादा रिटर्न कमाया। लेकिन जिसने फरवरी 2020 में लमसम लगाया, वो 1 महीने में 35% माइनस चला गया। यही है डायरेक्ट स्टॉक का खेल। टाइमिंग मैटर करती है और टाइमिंग की कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन असली खेल अभी बाकी है। स्टॉक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और कुछ केस में ज़्यादा रिस्की होती है म्यूचुअल फंड की कुछ कैटेगरीज, जैसे स्मॉल कैप फंड्स। स्मॉल कैप फंड्स वो फंड्स हैं जो उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो साइज में छोटी है। टिपिकली मार्केट कैपिटलाइजेशन में टॉप 250 कंपनीज के बाहर होती है। इन कंपनीज में ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा होता है, लेकिन इनमें वॉलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। मार्केट गिरता है तो स्मॉल कैप फंड्स सबसे पहले गिरते हैं। मार्च 2026 में इकोनॉमिक टाइम्स ने जो टॉप म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट दी है, उनमें लार्ज कैप और फ्लैक्सी कैप फंड को रिलेटिवली सेफर इक्विटी एक्सपोजर के रूप में दिखाया गया है। स्मॉल कैप को हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है। अब बात करते हैं ELSS की, यानी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। ELSS एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो इक्विटी में भी इन्वेस्ट करता है, लेकिन इसमें सेक्शन 80C का टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। लॉक इन पीरियड सिर्फ 3 साल है, जो सभी 80C ऑप्शन में सबसे कम है। तो रिटर्न्स क्या मिले? पीपीएफ के 7.5% की तुलना में टॉप ELSS फंड ने 5 से 10 साल में 12 से 15% तक रिटर्न दी है। लेकिन यह पास्ट परफॉर्मेंस है, फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है। ELSS उन लोगों के लिए है जो टैक्स बचाना चाहते हैं और थोड़ा रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं। धीरे धीरे एक और कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, यूलिप्स यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। यह एक कॉम्बिनेशन है इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का। आप प्रीमियम देते हैं, उसका एक हिस्सा इंश्योरेंस कवर में जाता है और बाकी हिस्सा मार्केट में इन्वेस्ट होता है। तो प्रॉब्लम क्या है? चार्जेस बहुत होते हैं, प्रीमियम एलोकेशन चार्ज, फंड मैनेजमेंट चार्ज, मोर्टेलिटी चार्ज और शुरुआती सालों में रिटर्न्स भी बहुत कम होते हैं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट अक्सर कहते हैं इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स मत करो, टर्म इंश्योरेंस अलग और इन्वेस्टमेंट अलग करो। यूलिप टेक्निकली एक प्रोडक्ट है, लेकिन फाइनेंशियली यह कॉम्प्लिकेटेड है और 2026 में यह हाई रिस्क कैटेगरी में रहता है। अब एक डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं सेफ और रिस्की के बीच में। पीपीएफ में 10 लाख लगाओ 7.5% पर, तो 15 साल में मिलेगा करीब 30 लाख रुपए गारंटीड और टैक्स फ्री। ELSS में 10 लाख लगाओ और रिटर्न 13% रहे तो 15 साल में मिलेगा करीब 54 लाख। लेकिन अगर मार्केट ने एवरेज 8% दिया तो 31 लाख, और अगर किसी बुरे फेज में फंड खराब रहा तो और कम हो सकता है। यही है रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड ऑफ। सेफ ऑप्शन में रिटर्न प्रेडिक्टेबल है, रिस्की ऑप्शन में रिटर्न पोटेंशियल ज़्यादा है लेकिन प्रेडिक्टेबल नहीं। अब एक एंगल देखते हैं, रिस्क किसके लिए सही है? एक 25 साल का यंग प्रोफेशनल जो 30,000 रुपये कमाता है और शादी, घर, रिटायरमेंट सब 20 से 30 साल दूर है, उसके लिए थोड़ा रिस्क लेना समझदारी है। टाइम उसके साथ है, मार्केट के अप्स एंड डाउन ऑब्जर्व होते हैं। एक 55 साल का व्यक्ति जो 5 साल में रिटायर होने वाला है, उसके लिए रिस्की इन्वेस्टमेंट में पैसे लगाना एक जुआ है, क्योंकि
मार्केट गिरा और रिकवर होने में 3 से 5 साल लग गए तो रिटायरमेंट प्लान बिगड़ सकता है। असल में रिस्की इन्वेस्टमेंट का मतलब यह नहीं है कि वो बुरी है। रिस्की इन्वेस्टमेंट का मतलब है यह सबके लिए नहीं है। लेकिन एक और ट्रैप है जिसे लोग इग्नोर करते हैं, इन्फ्लेशन ट्रैप। अगर कोई सारा पैसा सेफ इन्वेस्टमेंट में लगाता है जैसे पीपीएफ, एफडी, एनएससी, और अगर इन्फ्लेशन 6 से 7% पर चल रही है तो रियल रिटर्न्स करीब 0 हो जाते हैं। यानी आपका पैसा टेक्निकली बढ़ तो रहा है लेकिन परचेजिंग पावर यानी खरीदने की क्षमता नहीं बढ़ रही है। 10 साल पहले 100 रुपए में जो सामान मिलता था आज उसी सामान के लिए 180 से 200 रुपए देने पड़ते हैं। यही है इन्फ्लेशन का असली चेहरा। इसलिए फाइनेंशियल विजडम यह नहीं है कि सिर्फ सेफ रहो या सिर्फ रिस्की जाओ। असली समझदारी है दोनों को बैलेंस करके चलो। 2026 का एक प्रैक्टिकल अप्रोच यह हो सकता है, जितना पैसा आपको अगले 3 से 5 साल में चाहिए उसको सेफ फंड्स में डालो, जैसे एफडी हो गए, पीपीएफ हो गया, डेब्ट फंड हो गए। जितना पैसा 10 से 15 साल के लिए लॉक कर सकते हैं उसका एक हिस्सा इक्विटी में लगाइए एसआईपी के थ्रू, वो भी धीरे धीरे। और किसी की बात पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, चाहे वो आपका नेबर हो, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हो या कोई और। अब हम वापस आते हैं रमेश की कहानी पर। रमेश ने डिसाइड किया कि वो हर महीने 8,000 रुपए में से 5,000 रुपए पीपीएफ में डालेगा लॉन्ग टर्म के लिए और 3,000 रुपए लार्ज कैप एसआईपी में 10 साल के गोल के साथ डालेगा। उसने इन्फ्लेशन को पैसा खाने से रोका, रिस्क सेफ्टी दोनों को बैलेंस कर दिया। यही असली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। पैसा बनाना लक नहीं है, यह एक सिस्टम है। सेफ और रिस्की के बीच में बहुत नाजुक बैलेंस होता है, जहां आपको नींद भी आती है और आपका पोर्टफोलियो भी बढ़ता है। सेफ इन्वेस्टमेंट आपको नींद देता है, रिस्की इन्वेस्टमेंट आपको वेल्थ देता है और दोनों का सही मिक्सचर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। 2026 में जो इस बैलेंस को समझेगा वह रमेश की तरह कंफ्यूज नहीं रहेगा, वह सोच समझकर चलेगा और यही पैसे का असली चक्कर है। इस एपिसोड में जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की गई है वह एजुकेशनल पर्पस के लिए है या कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात करें। रिटर्न पास्ट परफॉर्मेंस पर बेस्ड है, फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं होती। इस एपिसोड को लिखा है हमारे मित्र अंशुमन ने, शूट और एडिट किया है आदर्श ने। धन्यवाद।